दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं पॉलिटी के 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम इस 26 और 27 दिसंबर को होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इस जो क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम स्लाइड के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। 114 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कल हमने 113 तक कवर कर लिया था, तो 114 नंबर क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करना शुरू करते हैं। 114 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि हमारा पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। मतलब 25 अक्टूबर 1951 से लेके 25 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह जो चुनाव था वह कुल सीटों मतलब 489 सीट थी उसके लिए हुआ था, तथा लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो ये थे एक्सप्लेनेशन। इसमें 3 पॉइंट हमको मिल गए, 13 मई, 25 अक्टूबर और 21 फरवरी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 हमारा क्या कहता है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है। जो राज्य होते हैं, राज्यसभा में जो राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो उनकी जनसंख्या होती है उसके अनुपात के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में ही कर दिया गया है। जो चौथी अनुसूची है उसमें इसका निर्धारण कर दिया गया है कि किस आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका क्या होगा, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 6 वर्ष के लिए चुने जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ये हमारा आर्टिकल 83 के सब क्लास 1 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। अब हम आते हैं 117 नंबर क्वेश्चन के बाद। 117 नंबर हमारा क्वेश्चन बात करता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो इसका सही जवाब हम अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में कुछ सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, वह रिटायर हो जाते हैं। ठीक, प्रत्येक 2 वर्ष था कि 3 वर्ष था, प्रत्येक 6 वर्ष के लिए होते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 118 पे। 118 हमारा क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वह किसको प्राप्त है। तो उसमें से किसी को नहीं प्राप्त है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा किया है कि स्थायी सदन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कोई भी जो है ये इसको भंग नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। तो कितने व्यक्ति होंगे, टोटल 12 व्यक्ति होंगे। कैसे होंगे, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 80 के अनुसार यदि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। जो विभिन्न क्षेत्रों से जो विशेष अनुभव प्राप्त किए होते हैं व्यक्ति, उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 80 के अनुसार किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारा राष्ट्र का चेयरमैन होता है। आर्टिकल 89 सब क्लास 1 व आर्टिकल 64 के अनुसार। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है। कैसे निर्वाचन होता है, लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव होता है। जितने भी लोग लोकसभा में चुन के जाते हैं तो वो लोग मिलके लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। जो इस समय की अगर हम बात करें तो
तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा है, और ये जितने भी हैं पीएम सईद, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री जीएस वाला गई, तो ये सब जितने भी हैं वर्तमान, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? पीएच सईद 1999 में थे, लेकिन वर्तमान की बात इसमें पूछ रही है, तो इसलिए वर्तमान में कोई नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए? तो 4 ऑप्शन हमारे पास, 4 महीने, 6 महीने, और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, और हमारा ऑप्शन है 1 वर्ष, और जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? 6 महीना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 85(1) के अनुसार 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है, और कम से कम 1 साल में 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, इसलिए हम कह सकते हैं साल भर में 2 ही 6 महीने का कम से कम इसमें अंतर हो सकता है। ठीक, राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल होता है इसका अर्थ क्या होता है? शून्यकाल के बारे में अगर हमको जानना है तो इसका क्या होगा, इसका पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल कहलाता है। मतलब जो प्रश्नकाल होता है और सभा पटल पर जो पत्र रखे जाने के जो तत्काल पश्चात, मतलब उसके तुरंत बाद किसी सूचीबद्ध कार्य को, कोई भी कार्य जो है जिसको सूचीबद्ध किया गया है, सभा द्वारा जब शुरू करने से पहले, जब सभा को शुरू करने वाली होती है तो उससे ठीक पहले का जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल मामले में उठाने के सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। ऐसे सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं वो डिसाइड की गई है कि शून्यकाल वाकई किसको कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सी होगा। बाकी हमने शून्यकाल किसको कहा जाएगा उसको हमने बता दिया कि कोई भी सूचीबद्ध कार्य जो शुरू होने वाला होता है उसके ठीक पहले का जो समय होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्या है भाई? इसमें चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने, राज्य की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि हमारा 5वां ऑप्शन कैसे सही है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। वो अर्हताएं क्या क्या हैं? पहला, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो या उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो। अगला क्या है? अगला हमारा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, एक मिनट, सॉरी, अगला एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ पे है। अगला एक्सप्लेनेशन है यदि वह लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो तथा इसके अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में लोकसभा में कम से कम एक सीटें जीती हों। ठीक है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा की कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें, ठीक है, जो भी ज़्यादा हों प्राप्त किए हों, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो तथा लोकसभा के चुनाव में संबंधित राज्य में उसे विभाजित में कम से कम इतनी सीटें प्राप्त की गई हों। फिर इस प्रकार अब बताइए, अभी इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं जो है वो पूर्ण करती हैं, अतः वह एक
राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही है। यदि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प ए सही माना था, मतलब जो बिहार जो लोक सेवा आयोग थी वो उसने क्या किया था, उसने जो है ऑप्शन जो हमारा ए था, ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए को सही माना था, राज्य पार्टी है। लेकिन अगर इसके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, जो इसका हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखा, इसके हिसाब से ये हमारा इसके एक से अधिक इसके आंसर सही होंगे। राज्य पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टी भी है, पंजीकृत पार्टी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 126 के बारे में। 126 हमारा कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। कैसे होता है, देखिए हमारे 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन में संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, पर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा केवल सही होगा कि जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह इसलिए होता है कि एक ऐसे विधेयक जो होता है उस पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या होता है, मतभेद होता है, तभी तो दोनों सदन मिलके आएंगे, एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे आर्टिकल 108 के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। ठीक है, तो भाई हमारा संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान हमारा सर्वोच्च है। ठीक, दिल्ली है। अब दिल्ली क्या है, अब इसको हमको बताना है, एक राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है या फिर एक स्वायत्त शासी परिषद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भाई हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान की प्रथम सूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, सिक्किम भारत एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के द्वारा। तो 35वें संविधान संशोधन सन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, बिहार को काट कर, ठीक है, काट करके मतलब उसको अलग कर कर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। ठीक है, अब कैसे कैसे द्वारा होगा, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा आदेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। ये 3 क्या प्रावधान है, इसके द्वारा बिहार को काटकर एक वनांचल राज्य मतलब एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। तो भाई इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इसकी शक्ति हमारा किसको है, केवल संसद को प्राप्त है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के द्वारा संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने का संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। राज्य सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, ये पूरा प्रावधान केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके अध्यक्ष हमारे कौन हैं, MN वेंकटचलैया। ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकटचलैया थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च सन 2002 को पेश की थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हम सब जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी, कब नहीं हुई थी, स्थापना हुई थी किसके द्वारा, संविधान द्वारा। ये संविधान इसकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आर्टिकल 124 द्वारा वर्ष 2000 में, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 2008 में की गई वृद्धि के पश्चात उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसको कौन करता है। तो ये सब जानते हैं कि इसको राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और कोलेजियम पद्धति की अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 134 हमारा क्या बात करता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है। ठीक है,
तो इसके हम एक्सप्लेनेशन के आधार पर ही इसको हम समझ सकते हैं। आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। ठीक है। संसद ने उच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या 1956 अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 77 में बढ़ाकर 17, 86 में 25 तथा 2008 में 30 कर दिया। तो वर्तमान में कितनी है? 30 है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत क्षमता क्या है? तो 30 ऑप्शन है और 30 इस ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो किसे प्राप्त है? तो वो हमारे संसद को प्राप्त है। संसद जो है 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो भाई इसकी आयु है 65 ईयर, 124 सब क्लास 2 के अनुसार। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना? आज के इस वीडियो में हमने लगभग 22 पॉलिटी के क्वेश्चन आज हमने कवर किए। किसके? पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो बिहार पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।